आज हम जा रहे हैं भूटान की उस जगह पर जो इस पूरे देश की पहचान बन चुकी है। एक ऐसा मोनेस्ट्री जो हजारों फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर बना हुआ है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की एक हिस्सा ही हो। लेकिन इस नज़ारे तक पहुंचने के लिए हमारे सामने है घंटों की ट्रैकिंग, हजारों सीढ़ियां और लगभग 3000 फीट की चढ़ाई। और साथ ही में क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में से एक भूटान में है और यहाँ प्लेन लैंड करने की परमिशन दुनिया के सिर्फ कुछ ही पायलट्स के पास ही होता है। और आज हम देखने वाले हैं वो थ्रिलिंग लैंडिंग, एक्सप्लोर करेंगे भूटान के सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज और फिर कहेंगे अलविदा इस खूबसूरत देश को। लेकिन सच कहूँ, भूटान को अलविदा कहना शायद इस ट्रिप का सबसे मुश्किल पार्ट रहा। आज सुबह जब हम लोग उठे तो देखा कि मौसम एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स और हल्की सी ठंड। सच कहूँ तो ट्रैकिंग के लिए इससे परफेक्ट वेदर मिलना मुश्किल है। और आज हम जा रहे हैं भूटान के सबसे मोस्ट फेमस अट्रैक्शन की तरफ, जो आपको इंटरनेट पे सर्च करते ही ये फोटो दिखेगा। ब्रेकफास्ट मैंने आज इंटेंशनली थोड़ा हल्का ही रखा क्योंकि आज लगभग 5 से 6 घंटे का ट्रैक मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं अकेला जा रहा था इस ट्रैक पर। अद्वितीय और संगीता होटल पर ही थी। मैंने कुछ 6000 रुपये उठाया, तो इस तरह का 1000 रुपये का नोट्स यहाँ पर देख सकते हो। भूटान का जो न्यूल्ट्रम इसको कहते हैं, और यहाँ पर 500 रुपये का कुछ नोट्स आया है। यहाँ पर जो है एटीएम में पैसा निकालने के लिए अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो यहाँ पर जो बैंक ऑफ भूटान जो है सिर्फ वहीं पर आपका कार्ड चलेगा। यहाँ पर बहुत सारे बैंक थे, लाइक पीएनबी बैंक्स और बाकी जगहों पर जो आपका वीज़ा कार्ड नहीं चलता वहाँ पर रुपए या मैस्ट्रो कार्ड चलता है। तो मैंने बस अभी यहाँ पर जो उठाया मैंने कुछ अराउंड 6000 रुपीज़। यहाँ पर देख सकते हो, ये सब कार्ड्स अगर आपके पास है तो आप बैंक ऑफ भूटान से आप उठा सकते हो। होटल से ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 11 किलोमीटर का ड्राइव था। रास्ते पर हर तरफ पाइन फॉरेस्ट, प्रेयर फ्लैग्स और भूटान के ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज देखने को मिलते हैं। और जितना हम डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे थे उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वो भूटान की आइडेंटिटी है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं टाइगर नेस्ट के बेस पॉइंट तक। ये हम लोग पहुंच गए अभी टाइगर नेस्ट के पार्किंग पर। पीछे देख सकते हो काफ़ी सारे जो है गाड़ी लगे हुए हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स भी है। यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा पहले टिकट। टक्सिंग के लिए जो है टिकट लेना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होता है। हम लोगों के पीछे वो जो दिख रहा है ऊपर, एकदम ऊपर, वहाँ तक जाना है। इसके ठीक ऊपर दिख रहा है हम लोगों को एकदम पहाड़ों के बीच जो बना हुआ है, वो जो दिख रहा है वहाँ पर, वहाँ तक जाना है हम लोगों को। वहाँ पर है मोनेस्ट्री, टाइगर नेस्ट तक्संग मोनेस्ट्री। भाई साहब काफ़ी ऊपर है, देख सकते हो। मुश्किल तो होगा, चैलेंजिंग है, लेकिन उसी में तो मज़ा है। यहाँ से आप चाहो तो इस तरह का स्टिक ले सकते हो और भारे पर ले सकते हो, ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले ट्रैकिंग के दौरान। टाइगर नेस्ट का ओरिजिनल नाम है पारो तक्संग मोनेस्ट्री। तक्संग का मतलब होता है शेर की गुफा, और ये मोनेस्ट्री सी लेवल से लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ट्रैक को करने के लिए सुबह जल्दी आना ही बेस्ट रहता है, स्पेशली अगर आप क्राउड और दोपहर की हीट को अवॉइड करना चाहते हो। अब अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर नोट कर लेना। कम से कम 1 लीटर पानी कैरी करो और अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज जरूर पहनना। कैप और सनस्क्रीन साथ में जरूर रखें और थोड़ा चॉकलेट्स और एनर्जी बार भी साथ में जरूर कैरी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस ट्रैक को रेस मत समझना, स्लो एंड स्टेडी ही यहाँ सक्सेस का मंत्र है। अभी बस आधा घंटा ही हुआ है और अराउंड 980 मीटर हम लोग चल चुके, लगभग 1 किलोमीटर। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो बेस से मोनेस्ट्री तक अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 किलोमीटर राउंड ट्रिप होती है, बल्कि वन वे लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है। लेकिन चैलेंज डिस्टेंस नहीं, चैलेंज होता है अल्टीट्यूड। बेस से मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए लगभग 900 मीटर यानी 3000 फीट के आसपास एलिवेशन गेन होता है। इसी वजह से ये ट्रैक मॉडरेट कैटेगरी में आता है। अब यहाँ ट्रैक करने के भी मल्टीपल ऑप्शंस है। सबसे कॉमन ऑप्शन है हाफ ट्रैक,
बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कैफेटेरिया है वहाँ तक ही जाते हैं और फिर वहाँ से टाइगर नेस्ट का जो पोस्ट कार्ड व्यू मिलता है उसको एंजॉय कर कर रिटर्न कर लेते हैं। हाँ, ऑनेस्टली उस कैफेटेरिया से जो व्यू मिलता है वही बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट ट्रैक मोनेस्ट्री तक, और अगर किसी को चलने में दिक्कत होती है तो वो हॉर्स राइडिंग लेकर कैफेटेरिया तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे घोड़े नहीं जाते, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हो चलने के लिए अलग ट्रैक होते हैं और घोड़े के लिए जो है अलग ट्रैक होते हैं, ताकि चलने में कोई दिक्कत ना हो। घोड़े का पीने के लिए जो पानी का भी बंदोबस्त है, बीच बीच रास्ते पर देख सकते हो घोड़े लोग जो है पानी भी पी रहे, तो नाइस। ये सुविधाएं अच्छा लगा घोड़े के लिए। घोड़े का टेक केयर भी करते हैं। कश्मीर में हम लोग देखे थे, वहाँ पर तो कुछ टेक केयर पता नहीं उतना था नहीं, मुझे तो दिखा नहीं। घोड़े बस ऐसे ही भाग रहे थे अंधाधुंध, दिन में 4-5 बार ऊपर नीचे चल रहे थे। मैं कहीं पर रुका नहीं और कुछ 1 घंटे में ही पहुंच गया था टाइगर नेस्ट के कैफे पर। यहीं पर थोड़ा रेस्ट करते हुए चलिए जानते हैं कि आखिर ये जगह इतनी फेमस क्यों है। भूटान की सबसे सेक्रेट जगहों में से एक है टाइगर नेस्ट। ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में गुरु पद्मसंभवा, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, एक फ्लाइंग टाइग्रस के ऊपर बैठकर यहाँ आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने इसी क्लिफ पर मौजूद केव में मेडिटेशन की थी और इसी वजह से ये जगह भूटान में बुद्धिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर मानी जाती है। बाद में 1692 में यहाँ मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट की गई। आज भी भूटान के लोगों के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है। हम लोग को अभी तक कोई उतरते हुए नहीं दिखा, मतलब कोई जाकर पहुंच के रिटर्न अभी तक नहीं हुए। अभी तक सब लोग क्लाइंब ही कर रहे हैं। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे ही सब लोग यहाँ पर आते और स्टार्ट करते, पहुँचते पहुँचते 11 साढ़े 11 तो हो ही जाता है। इस ट्रैक को करने के लिए जो बेस्ट टाइम होती है वो है मार्च से मई के बीच और सितंबर से नवंबर के बीच का टाइम। उस टाइम वेदर अच्छा रहता है, और अगर मानसून का टाइम आप यहाँ पर आते हो लाइक जून से अगस्त के बीच, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है रोड्स, जो है ट्रैक पूरा जो है थोड़ा रिस्की हो जाती है क्योंकि काफ़ी स्लिपरी होती है। और स्नोफॉल का टाइम भी दिसंबर से फरवरी के बीच का टाइम भी काफ़ी थोड़ा स्नोफॉल के कारण कभी कभार मुश्किल हो जाती है। तो ट्रैकिंग के लिए आइडियली मार्च से मई और सितंबर से नवंबर का टाइम बेस्ट होता है। तो लगभग 1 घंटा 50 मिनट लगा हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ से देख सकते हो ये व्यू कैसे बनाया होगा इस मोनेस्ट्री को। ये सच में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। पहाड़ों के बीच कैसे बनाया, मतलब सोचने लायक है सच में, वेरी ब्यूटीफुल। एकदम पूरा नीचे खाई है, एकदम चट्टान भरा पत्थर पहाड़ों के बीच जो है बना है इस मोनेस्ट्री को। हम लोगों को लग रहा था कि मोनेस्ट्री तो बस अब सामने ही है, लेकिन जैसे ही आप मोनेस्ट्री के ऑपोजिट व्यू पॉइंट तक पहुंचते हो, पहले काफी सारी सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है और फिर वापस ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी पड़ती है। उस वक्त समझ आता है कि असली चैलेंज अभी बाकी है। ये स्टेयर से उतर के नीचे की तरफ जाकर, ये अंदर जाकर वो फिर से क्लाइंब करके जाना पड़ता है। थोड़ा आगे से दिखाते हैं आपको, वो देखो लोग चढ़ के जा रहे हैं, वो देख सकते हो सीढ़ी से लोग जा रहे हैं, और फिर ऊपर से फिर से जो आपको मोनेस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसी व्यू पॉइंट से मोनेस्ट्री देखकर रिटर्न भी हो जाते हैं। मैं पर्सनली कहूंगा कि ये ट्रैक इजी कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप एवरेज फिटनेस मेंटेन करते हो तो इसे कंफर्टेबली कर सकते हो। और लगभग 2 से 2.5 घंटे की क्लाइंबिंग के बाद हम लोग जाकर पहुंच जाते हैं टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट रूल है। व्यू पॉइंट तक हम लोगों को जो है बहुत सारे लोग दिखे थे। अभी यहाँ पर जो आते आते काफ़ी लोग कम हो गए क्योंकि व्यू पॉइंट से यहाँ तक का जो ट्रैक है वो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। लास्ट का जो ट्रेल होता है ना, बाकी तो ठीक है, आप आराम से कर लोगे। इसमें क्या है, पूरा स्टीप है, तो यहाँ पर लगभग 30 से 40% लोग जो है कम हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे पता नहीं, शायद पीछे से आ रहे होंगे, बट थोड़ा कम लग रहा है मुझे फिलहाल। मोनेस्ट्री के अंदर मोबाइल फोन्स, कैमरास और बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है।
सब कुछ लॉकर्स में डिपॉजिट करना पड़ता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये रूल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अंदर जाकर आप फोटोग्राफी नहीं बल्कि उस जगह की स्पिरिचुअलिटी और पीस को एक्सपीरियंस करते हो। सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल्स, प्रेयर हॉल्स और मेडिटेशन केव्स देखकर समझ आता है कि लोग इस जगह को भूटान का स्पिरिचुअल हर्ट क्यों कहते हैं। मेरा तो इस पूरे भूटान ट्रिप का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन गया था इस जगह पहुंचकर। उसके बाद हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं और उसमें भी अगर आप नॉन स्टॉप चलोगे तो 1 से 1.5 घंटे में आप नीचे उतर जाओगे। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था क्योंकि संगीता और अद्रिति होटल में इंतजार कर रहे थे। First time in my life, हाँ I've been doing more of regional tourism. हाँ This is the first trekking we have finished very early. Started very late but finished very early. वेरी अर्ली। अभी तो मतलब कोई दिख भी नहीं रहा है रिटर्न करते हुए। हम लोग बहुत ही जल्दी कर लिए, लेकिन 9:30 बजे स्टार्ट किए थे, अभी 1:45 हो रहा है, तो लगभग हम लोग पहुँच ही गए। 3.5 घंटे 4 घंटे से पहले ही जो 3.5 घंटे के आसपास हम लोग जो है एकदम नीचे ही आ गए। होटल जाके थोड़ा फ्रेशन अप होते, नहाते अच्छे से और फिर लंच करने चलेंगे और देखते आज कुछ खाते अच्छा। होटल लौट कर थोड़ा फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े पारो एक्सप्लोर करने। सबसे पहला टारगेट था लंच, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिंग ट्रैक के बाद कुछ टेस्टी खाना तो बनता ही था। मैडम जो है खाना खाते खाते इतना टाइम लगा दिया, 3:30 बज चुका है अभी। तो अभी हम लोग करने आए हैं लंच एक रेस्टोरेंट पर। कुछ ऑथेंटिक ट्राई करते हैं आज भी, यहाँ का भूटानीज डिश। हाँ धूप ज़्यादा है आज, पता नहीं जितना हो सके देखेंगे, क्योंकि 4:30 बजे सब बंद हो जाती है यहाँ पर। एंजॉय कर रही है व्यू को, हाँ एंजॉय कर रही है। देखो क्या सुंदर व्यू देखने को मिलता है यहाँ से, नाइस। थोड़ा जो है पहाड़ों पर बर्फ़ कल बहुत ज़्यादा दिख रहा था, आज कम हो गया लग रहा है इस वाले पहाड़ पर जो है। तो हम लोग ने यहाँ पर ऑर्डर किया आज, ये है जेजू। ये मतलब यहाँ का सूप काइंड ऑफ है, हम लोग का जो दाल होता है तो यहाँ का जो है कुछ साग से बनाते हैं, साग से बनता है, दाल टाइप राइस के साथ खा सकते हैं। और ये है ईज़ है, ये थोड़ा कल हम लोग खाए थे ना, चीज और चिली से। नहीं चीज़ और चिली, हाँ ऐसा ही होता है, चीज और चिली से। जो स्पाइसी होता है थोड़ा ना, ये वाला चीज इज आल्सो देयर राइट हियर। या चीज़। एंड दिस इज चिकन पा जो कल हम लोग खाए थे। संगीता का फेवरेट डिश। फेवरेट है दिस। ये बहुत ज़्यादा मिर्ची था। नहीं आज मिर्ची कम है। हम लोग गए थे मार्च में और मौसम भी बहुत ही प्लेजेंट था। दिन के टाइम हल्की सी ठंड थी, लेकिन रात को अच्छा खासा ठंड होता है इस वक्त। लंच के बाद हमने डिसाइड किया कुछ यूनिक ट्राई करते हैं। तो पहुंचते एक जगह पर जहां पर हम लोगों ने भूटान का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर कुछ फोटोज खींचे। लड़कों के लिए जो ड्रेस होता है इसे घो बोलते हैं और लेडीज के ड्रेस को कहते हैं कीरा। और सच बताओ रॉयल फील तो एकदम अलग ही लेवल का आ रहा था। हम लोग जो है यहाँ के लोकल ड्रेस पहनकर तैयार हो चुके हैं तीनों जो है, और इस पीछे देख सकते ये है पारो फोर्ट, इसके साथ फोटोज लेंगे हम लोग अभी। तो ये एक्टिविटीज़ है यहाँ पर जो है, आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। मम्मी रेडी, बेटी भी रेडी। ट्रेडिशनल भूटानीज ड्रेस पहनकर हम लोग फोटोशूट करते हैं फेमस रिनपुंग जोंग के सामने। ये पारो का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। साथ ही कुछ सुवेनियर्स भी खरीद लिए ताकि भूटान की याद घर तक ले जा सके। और देखते ही देखते शाम भी हो गई थी, तो हम लोग पारो के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और मुझे पर्सनली भूटान के मार्केट्स का वाइब बहुत ही पसंद आता है। ना ज्यादा भीड़ ना ज्यादा शोर, बस एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हर एक जगह आपको मिलेगा यहाँ पर। अभी सनसेट के टाइम देख सकते हो पारो मार्केट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो सामने जो है देख सकते हो सनसेट हो रहा है, पहाड़ों के ऊपर जो सूरज की रोशनी जो है कितना खूबसूरत लग रहा है ये मार्केट। लेकिन बहुत ही सुंदर है यहाँ पर ना, पूरे भूटान में हर एक घर, बिल्डिंग, ऑफिसेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, हर एक चीज़, हॉस्पिटल्स, सब यहाँ के आर्किटेक्चर को फॉलो करके ही बनाया जाता है। अगर कोई दूसरा आर्किटेक्चर से बनाना चाहता भी है तब गवर्नमेंट जो है अप्रूवल नहीं देते। तो इसके कारण जो है हर एक बिल्डिंग्स और घर बहुत ही यूनिफाइड लगते हैं। शाम होते होते ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है और पारो रात के टाइम बहुत ही खूबसूरत लगती है।
अगले दिन सुबह जब हम लोग उठे तो देखे अजीब सा एक फीलिंग आ रहा था और थोड़ा सैडनेस भी, क्योंकि आज भूटान में हमारा लास्ट डे था। पिछले कुछ दिनों में इस देश ने जो हमें दिया था वो सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं थे, वो था सुकून, वो था साइलेंस और वो था नेचर के साथ एक कनेक्शन, और वो सिर्फ आप यहाँ पर आकर ही फील कर पाएंगे। आज सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फ्लाइट टाइमिंग्स। नहीं, हम लोग फ्लाइट से रिटर्न नहीं हो रहे आज। अभी तो पारो में और भी कुछ जगहें देखना बाकी था। फ्लाइट टाइमिंग हम लोग इसलिए चेक कर रहे थे क्योंकि हम देखना चाहते थे भूटान का सबसे फेमस एविएशन स्पेक्टेकल, पारो एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंडिंग। वो एक फ्लाइट आ रहा है अभी, वो दिख रहा है, मुझे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ से दिख रहा है एक फ्लाइट अभी आ रहा है। बाप रे बाप, पहाड़ों के एकदम बीचों बीच से होते टर्न लेते हुए आ रहा है। और बिलीव करो, ये खुद में ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर पारो एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में काउंट किया जाता है। एयरपोर्ट लगभग 7,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन असली चैलेंज अल्टीट्यूड नहीं, लेकिन चैलेंज है उसके आसपास 18,000 फीट तक के पहाड़। यहाँ पायलट्स को माउंटेन के बीच से जिगजैग रूट फॉलो करते हुए एयरक्राफ्ट को मैन्युअली लैंड करना पड़ता है, और जब आप प्लेन के अंदर बैठे होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन पहाड़ों को टच करते हुए निकल रहे हो। इसी वजह से एविएशन एंथुसियास्ट के लिए ये एयरपोर्ट किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। भाई साहब क्या लैंडिंग था, वहाँ से दिख रहा था ऐसा आया, फिर पहाड़ के साइड से ऐसा करके टर्न होके जो यहाँ पर लैंड किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया में बहुत ही लिमिटेड पायलट्स को पारो एयरपोर्ट में लैंडिंग और टेक ऑफ की सर्टिफिकेशन मिलती है। स्पेशल ट्रेनिंग और मल्टीपल सुपरवाइज्ड लैंडिंग्स कंप्लीट करने के बाद ही किसी पायलट को यहाँ ऑपरेट करने की परमिशन मिलती है। इसी वजह से पारो एयरपोर्ट एविएशन वर्ल्ड में लेजेंडरी स्टेटस रखता है। पारो भूटान का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ प्राइमरीली भूटान की नेशनल कैरियर्स ही ऑपरेट करती है। आपको भारत के मेजर सिटीज जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बागडोगरा से आपको यहाँ तक का फ्लाइट मिल जाएगा। लैंडिंग एक्सपीरियंस के बाद हम लोग निकल पड़े भूटान के सबसे सैक्रेड टेम्पल्स में से एक कीचू लाखांग के लिए। ये पीछे है ये मंदिर, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, हिस्ट्री है इस जगह की, और यहाँ पर भी एंट्री के लिए जो 500 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेना पड़ता है, और काफ़ी सुंदर भी है देख सकते हो। कीचू लाखांग वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन भूटान, 7th सेंचुरी में बिल्ड किया है बाय टिबेटन धर्मा राजा ने, सोंगसन गेम्बो ने। क्यों बिल्ड किया है? इधर पे एक फीमेल जाइंट ऑग्रेसेस था, वो सबड्यूट किया था। सबड्यूट करके उसने प्रॉमिस किया है एक 108 टेम्पल और एक टेम्पल इधर बना कर बोल के। सो एक टेम्पल एक बुमतांग में है, बुमतांग में एक इधर है, मेनली टू फ्लोरिश धर्मा एंड बुद्धिज्म इन हिमालयन रेंजेस। अच्छा, ये पूरा मंदिर एक ही दिन में बना है? हाँ, एक दिन में। इधर का मेन सेंटर फिगर है फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय बुद्धा और जोरजम्बा हमारा भाषा में। ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर कंट्री। ये जगह लगभग 1400 साल पुरानी हिस्ट्री को अपने अंदर समेटे हुए है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सैक्रेड ऑरेंज ट्री भी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पेड़ पूरे साल ही फल देता है, चाहे सीजन कोई भी हो। भूटान के लोग इसे डिवाइन ब्लेसिंग्स मानते हैं। टेम्पल के अंदर की स्पिरिचुअलिटी और पीसफुल एनवायरनमेंट सच में दिल को टच कर देता है। एंजॉयिंग योर मील, एंजॉयिंग द मील। हाँ, इतना देर तक चुपचाप थी हो टेंपल के अंदर। भूख लग गया, भूख लग अभी गया। आते हैं, इसको देखो इसका बदमाशी। उसके बाद अगला स्टॉप था पारो म्यूजियम, जिसका ऑफिशियल नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। अगर आप भूटान को सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना चाहते हो तो ये जगह जरूर विजिट करना। म्यूजियम एक एंशिएंट वॉच टावर में बना हुआ है। इस टावर को ताजोंग कहा जाता है। पहले ये पारो जोंग की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए यूज होता था, बाद में इसे भूटान के नेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हो ट्रेडिशनल भूटानीज कॉस्ट्यूम्स, एंशिएंट वेपन्स, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, रेयर
ठंका पेंटिंग्स, भूटान के वाइल्ड लाइफ एग्जिबिट्स, रॉयल हिस्ट्री और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल डिस्प्लेस। एक म्यूजियम के अंदर भूटान के कल्चर का कंप्लीट स्नैपशॉट देखने को मिल जाता है। म्यूजियम के बाद हम पहुंचते जाकर पारो की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग पारो जोंग। ऑफिशियली इसे रिंगपोंग जोंग कहा जाता है। 17th सेंचुरी में नवांग नामग्याल ने इसे एस्टेब्लिश किया था। ये एक साथ मोनेस्ट्री भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी, यानी स्पिरिचुअल और गवर्नेंस दोनों का कॉम्बिनेशन। हर साल भूटान का फेमस पारो सीचू फेस्टिवल भी इसी जोंग में सेलिब्रेट किया जाता है और पारो जोंग को भूटान के सबसे फोटोजेनिक प्लेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हो चांगी जी जो है यहाँ पर एक ये पहने, इनको इसको बोलते हैं क्या, कापने। जब भी कोई ये लोग मोनेस्ट्री में आते हैं तब इनको पहनना पड़ता है यहाँ पर ऐसा रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है हाई पोजीशन के लोग या तो रॉयल फैमिली से कोई आ सकते हैं, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए जो ये पहना करते हैं यहाँ पर। वैसे बाहर नहीं पहनने की जरूरत नहीं पड़ता। रेस्पेक्ट। और लड़कियों के लिए जो पहनते हैं उसको राचू जो कंधे में पहनते हैं, शोल्डर टाइप। फिर अब वक्त आ गया था वापस हमारे देश भारत की तरफ लौटने का, तो हम लोग निकल पड़ते हैं फुनचोलिंग के लिए, जो भारत के साथ भूटान का एक बॉर्डर टाउन है। पारो से फुनचोलिंग का ड्राइव लगभग 4 घंटे का है। लगभग शाम के 6 बजे के आसपास हम लोग जाकर पहुंच जाते हैं फुनचोलिंग में। तो पारो से हम लोग निकले थे 3 बजे के करीब भूटान टाइम, और अभी बज जाए 6:30 भूटान टाइम, इंडियन टाइम 6 बजे हम लोग पहुंच गए हैं फुनचोलिंग में। और बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था और सांगे जी बहुत अच्छे से जो है घुमाए हम लोग को, हर एक चीज़ के बारे में बताया। हम लोग का गाइड भूटान में सांगे जी थे हम लोगों के साथ, और हम लोग के साथ थे निरुप। निरुप को तो हिंदी बोलने में थोड़ा मुश्किल तकलीफ होता है बट ही इज़ वेरी नाइस। अद्विति से बाय बाय। बाय बाय। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी भूटान की ये अनफॉरगेटेबल जर्नी, लेकिन यादें वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। फिर मिलेंगे किसी एक नए सफर में।